देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना घटी है। निर्भया कांड जैसी ये घटना देखने को मिल रही है। उड़ीसा में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल होती है और वो अपने फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होती है और बड़ी बेटी होने के कारण उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका था अपने फैमिली के लिए। इसीलिए वो अपने फैमिली को चलाने के लिए वो उड़ीसा से दिल्ली के लिए एक अच्छे काम की तलाश में जाती है। लेकिन 11 अक्टूबर की रात दिल्ली में इस लड़की के साथ 3 दरिंदे मिलकर इसके साथ इतना गंदा हरकत करते हैं जिसके कारण से ये लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। इन 3 दरिंदों से बचने के लिए वो लड़की अधनग्न हालत में वो 6 किलोमीटर तक भागती और इस लड़की को वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी ये लड़की नहीं दिखी और तो और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी इस लड़की का कोई फुटेज नहीं दिखा। आपका स्वागत है मेरे इस शो में जहाँ पे मैं एक ट्रू क्राइम स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। और आज भी मैं एक ऐसा ट्रू क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने जिसको सुनने के बाद आपको पक्का है कि निर्भया केस के बारे में ज़रूर याद आ जाएगा। उड़ीसा की रहने वाली एक 30 साल की लड़की जिसके ऊपर अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका था। इस पूरे वीडियो में मैं इस लड़की को कोमल के नाम से इंडिकेट करने वाला हूँ क्योंकि इस लड़की को और इसके फैमिली को इस केस में हाइड करके रखा गया है। कोमल उड़ीसा में ही रहकर वो अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करती है। उड़ीसा एक अच्छा खासा शहर है जहाँ पे एक से एक फैसिलिटी है पढ़ाई से रिलेटेड, तो कोमल भी वहीं से अपना पूरा का पूरा पढ़ाई कंप्लीट की थी। कोमल ने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी थी और उसके बाद वो MSW का भी कोर्स की थी। MSW का मतलब होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग, यानी कि समाज सेवा। कोमल को काफ़ी ज़्यादा शौक था समाज सेवा करने का। वो गरीबों का मदद करती थी और जो असहाय होते थे उन लोगों को भी मदद करती थी। कोमल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उड़ीसा में ही छोटा मोटा काम करती थी जिसके कारण से वो अपनी फैमिली को भी चला पाती थी। लेकिन उस छोटे से काम से उसकी फैमिली पूरी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी, तो इसीलिए कोमल जो थी वो एक बड़ा सा काम के तलाश में थी और वो अपने काम के तलाश के लिए वो अपने दोस्तों को भी बोलती है कि मुझे काम करना है, अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो प्लीज़ मुझे बताना। कोमल पहले से ही एक काम की तलाश में थी और उसके दोस्त ने उसे बोला था कि तुम्हें अगर कुछ बड़ा करना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है तो तुम मेरे पास दिल्ली चली आओ, यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारे काम आ सकती है। कोमल दिल्ली जाने के बाद वो 1 साल तक दिल्ली में ही रहती है और दिल्ली में ही काम करती है। MSW का कोर्स करने के बाद कोमल दिल्ली में ही गरीब लोगों का, असहाय लोगों का मदद करती थी। वो मदर टेरेसा से इंस्पायर होकर इतने सारे काम करती थी और लोगों का मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से कोमल अपने दोस्त का घर छोड़ देती है। कोमल को लगने लगा था कि मैं धीरे धीरे अपने दोस्त के ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ और कोमल को लगता था कि उसे इसका घर छोड़ देना चाहिए। उसे इस तरह उसके ऊपर बोझ बनना अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण से कोमल अचानक से अपने दोस्त का घर छोड़कर चली जाती है। अपने दोस्त का घर छोड़ने के बाद कोमल किशनगढ़ के इलाके में पहुँचती है। किशनगढ़ के इलाके में ज़्यादातर नन लोगों का आश्रम होता था और जो कोमल थी वो नन लोगों के आश्रम में ही रहने लगी थी। वहाँ के जितने भी नन थे वो लोग भी समाज सेवा करते थे और तो और वो गरीबों की भी मदद करते थे, असहाय लोगों का भी मदद करते थे। तो कोमल भी नन लोगों के साथ मिलकर वो समाज सेवा करने लगी थी। लेकिन मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण कोमल उस नन आश्रम को भी वहां से छोड़कर चली जाती है। जुलाई 2024 में कोमल उस किशनगढ़ के इलाके को भी छोड़कर चली जाती है और अचानक से कोमल को इस आश्रम को छोड़ने के बाद नन लोगों ने कोमल के गायब होने का कंप्लेंट भी लिखवाया था। उस लड़की के नन आश्रम छोड़ने के बाद वो अलग अलग जगहों पे रहने लगी थी। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसीलिए वो अलग अलग जगहों पे जाकर रहती थी। लाइक वो कभी बस स्टैंड पे जाकर सो जाती थी या फिर कभी रेलवे स्टेशन पे जाकर सो जाती थी और तो और वो किसी पुल के नीचे जाकर वो अपना रात बिताती थी। बट उस लड़की के मेंटल हेल्थ का ठीक ना होने के कारण से उस लड़की को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे लड़कियों का अकेला रहना बाहर में सेफ नहीं होता है। कोमल कुछ महीनों तक इसी तरह बाहर में अपना रात बिताती थी और दिन में वो समाज सेवा किया करती थी। कोमल जब नन लोगों के पास रहा करती थी तो उसने अपने फैमिली को फ़ोन लगाकर बोला था कि मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है, सो प्लीज़ आप लोग आकर मुझे यहाँ से लेकर जाओ। और फिर कुछ महीनों के बाद ही 11 अक्टूबर की रात इस लड़की का राजघाट के पास ही इसका कर दिया जाता है। लड़की रात के 9 बजे अकेली राजघाट के पास बैठी हुई थी। तभी उस लड़की के ऊपर 2 लोगों की नज़र पड़ती है। उन 2 लड़कों में से एक लड़का विकलांग होता है और एक लड़का जो होता है वो एक कबाड़ी वाला होता है। वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उसको बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं और उस सुनसान जगह पे लेकर जाने के बाद वो एक झाड़ी के पीछे जाते हैं। उसके बाद वो दोनों इस लड़की के साथ बहुत ही गंदा हरकत करते हैं। लड़की के मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण वो लड़की ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत चीख चिल्ला रही थी।
लेकिन उस सुनसान जगह पे उसकी आवाज़ सुनने के लिए और कोई नहीं थे। और जब उस लड़की के साथ वो दोनों रेप कर रहे होते हैं तो उसी बीच वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा आती है। जब वो ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर इन 3 लोगों को ये दुष्कर्म करते देखता है तो वो भी इन 3 लोगों के साथ शामिल हो जाता है। वो ऑटो ड्राइवर वहाँ पे आने के बाद वो उन दोनों दरिंदों के साथ मिलकर उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाता है और उसके बाद वो वहाँ से रिंग रोड की तरफ जाता है, जो कि रिंग रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान होने के कारण वो लोग उसी रिंग रोड की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे ले जाने के बाद वो तीनों मिलकर उस लड़की के साथ रेप करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि उन लोगों का मन नहीं भर जाता है। वो 2 आदमी उस लड़की को 9 बजे राजघाट से उठाते हैं और जब उन लोगों का मन भर जाता है इस लड़की से तो वो लोग 3:30 में इस लड़की को उसी रिंग रोड पे छोड़ देते हैं अकेला। वो 3 दरिंदे उस लड़की को अधनग्न हालत में उसी रिंग रोड पर छोड़ देते हैं और जब उस लड़की को होश आता है तो वो लड़की 6 किलोमीटर तक पैदल ही चलकर उस रिंग रोड से वहाँ से निकलती है। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहे थे और उसके काफ़ी सारे कपड़े फट चुके थे। उस बीच उस लड़की को वहाँ के किसी लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे एक नौसेना आर्मी की उस लड़के के ऊपर ध्यान जाती है। वो देखता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है तो वो फटाफट पुलिस को कॉल करता है और उसके बाद उस लड़की को एम्स में भर्ती कराता है। जब लड़की होश में आती है तो डॉक्टर लोग पुलिस लोगों को बताते हैं कि अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो ये लड़की आज जिंदा नहीं रहती। जब लड़की के होश में आने के बाद पुलिस वाले लड़की से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। वो इस सदमे से काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो पहले से ही तो थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, लेकिन इस कांड के होने के बाद, उसके साथ रेप होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। पुलिस के कई बार पूछताछ करने के बाद भी जब वो लड़की कुछ नहीं बताती है तो उसी पुलिस स्टेशन के एक लेडी पुलिस ने दिमाग लगाया और उसके पास एक सिविल ड्रेस में जाती है एक सोशल वर्कर बनकर। बेसिकली वो लड़की पहले से ही एक सोशल वर्कर थी, वो समाज सेवा करती थी। तो उसके पास भी जब एक समाज सेवा करने वाली लेडी गई तो वो लड़की उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है और वो लड़की इस तरह से वो अपनी सारी बातें उस लेडी को बता देती है। जो जो उसके साथ हुआ था वो सारी चीज़ वो उस लेडी को पूरी तरह से बता देती है। लेकिन बयान लेने के बाद भी ये क्लियर नहीं होता है कि वो 3 लोग कौन थे। उसने बस ऑटो ड्राइवर के बारे में ज़्यादातर बताया था। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए वहाँ के पुलिस वालों ने 10 टीम बनाई थी और 10 टीमों को इस केस को सॉल्व करने के लिए लगा दिया था। पुलिस की इन 10 टीमों ने 700 से भी ज़्यादा कैमरे की जांच की और 150 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर की जांच की थी। और इतने जांच करने के बाद, इतने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इस केस में एक ऑटो ड्राइवर है, एक लंगड़ा है और एक कबाड़ी वाला है। ऑटो ड्राइवर, इसका नाम प्रभु होता है, ये बिहार का रहने वाला था। वो बिहार से दिल्ली आता है और अपना एक ऑटो खरीदता है और अपना ऑटो चलाता है दिल्ली में। वो इस महत्वपूर्ण छठ के त्यौहार में वो अपने गांव जाने वाला था। इसके फैमिली में इसकी बीवी, इसके माता पिता और 7 बच्चे हैं और इन्हीं फैमिली को चलाने के लिए वो बिहार से दिल्ली आकर ऑटो चलाता है। लेकिन जब ये दरिंदा दिल्ली में ऑटो चलाता होगा तो औरतें इसके बीच कैसा फील करती होंगी। अब इस केस का दूसरा अपराधी एक विकलांग है जिसका नाम शमसूल होता है। इसकी उम्र 29 साल है और तो और इसका एक बच्चा भी है। ये बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करता है और शमसूल 3-4 साल पहले ही वो दिल्ली आया था। वो दिल्ली में भीख मांगने का काम करता है। शमसूल लगभग 4 साल से दिल्ली में ही फुटपाथ पर जाकर भीख मांगा करता था। और तीसरा इस केस का अपराधी है कबाड़ी वाला, जिसका नाम प्रमोद होता है। वो भी किसी और शहर से आकर इस दिल्ली में अपना कारोबार चला रहा था। इसका दिल्ली में एक कबाड़ी का दुकान था और ये खुद एक कबाड़ का काम किया करता था। ये तीनों दरिंदे हर रोज़ इसी कबाड़ी के दुकान पर आकर मिला करते थे और शायद इनके बीच दोस्ती होने के कारण जब लड़की का रेप किया जा रहा था तो उन दोनों में से किसी एक ने इस ऑटो ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाया होगा। बेसिकली देखा जाए तो दिल्ली एक क्राइम एरिया बन चुका है जहाँ पे कई सारे ऐसे रेप केस आ रहे हैं, मर्डर केस आते हैं और भी अलग अलग केस आते हैं। लेकिन सल्यूट है उन ऐसे ऑफिसर को जो इन अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं, उनको पकड़ते हैं।